अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है कि नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको आप कहेंगे रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। रिडॉक्स इक्विलिब्रिया, ठीक है। एक मिनट, मैं एक बच्चे को जरा लिंक सेंड कर दूं बेटा। वेट अ मिनट। एक मिनट बेटा, बास बच्चे जो है ना उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो। वेट अ मिनट, मैं जरा उनको ये लिंक शेयर कर दूं यहाँ से। अच्छा, देखिए जी, टॉपिक है रिडॉक्स इक्विलिब्रिया। इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ये हमने आज स्टार्ट करना है और बाज बच्चे ये समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, हालांकि ये बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आज देखें, सबसे पहले जो आज हमने रिडॉक्स इक्विलिब्रिया के अंदर जो चीज सीखनी है उसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये पहले बेटा इसको सीखते हैं, ये क्या है। देखेंगे जो स्टैंड, अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड इज द मेटेलिक रॉड। बेटा मेटल का बना हुआ जो रॉड है, मतलब आपने देखा ना ये जो सेल्स होते हैं, एनोड कैथोड, जो आप ओ लेवल्स में पढ़ कर आए हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो मेटल्स यूज हो रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड मीन कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो मेजरमेंट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 25 डिग्री, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल। ये सारी चीजें मैं भी आगे जाकर बेटा बताता हूँ डिटेल में, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन कि किसी भी मेटल की ये प्रॉपर्टी कि वो कितने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। मैं इसको बेटा भी लिख देता हूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप लोग साथ साथ लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a metal is a way of measuring how readily it gives away electron, it gives away electron to form positive ion, to form positive ions in solution। पर देखो, अभी मैं आपको इसकी मजीद डिटेल भी बताता हूं, लेकिन जो की वर्ड है वो ये समझ लो कि आप जब भी किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो मेटल पता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बास मेटल्स जो कि रिएक्टिव होते हैं वो बहुत तेजी के साथ बहुत रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और बास मेटल्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। करते तो हैं लेकिन इतने आसानी से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह बेटा मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो तो मैग्नीशियम बड़े आसानी से आयोनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अच्छा, कॉपर है, कॉपर को आप उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो तो कॉपर क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, तो ये लेस रेडिली आयोनाइज होगा, इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो ये जो बेटा मैंने यहाँ वर्ड लिखा है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बेसिकली क्या है ये आपको
बताता है कि कौन सा मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कौन सा मेटल जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। ये मैं आगे जाके अभी बताता हूँ। तो पहले बेटा थोड़ी सी इसकी डिटेल हम सीखते हैं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। अभी डिफाइन नहीं किया बेटा, क्योंकि डिफाइन करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में चीजें बतानी है, तब आपको ये वर्ड समझ आएगा स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो यही कि आपको ये समझ आ जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और फिर मैं डेटा बुकलेट से आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा, और फिर आप बताएंगे कि हाँ कि नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यूज का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें बेटा हमने आज की क्लास में डिस्कस करनी है। अब जरा आ जाएं स्टैंडर्ड एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रोड सर। पोटेंशियल। जी बेटा। सर ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना? जी बेटा, जी जी। तो ये हमने पढ़ नहीं ली। Yes, sir. I think we did it. बेटा हमने पढ़ ली है आपने, सर ये। बेटा आप लोगों ने अगर जिन बच्चों ने ये किया हुआ है ना वो बेशक इसको दोबारा सुन लें, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं अक्टूबर नवंबर वाले जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ अभी, और जिन बच्चों ने किया हुआ है उनका तो सिर्फ ऑर्गेनिक रहता है ना अभी। तो ऑर्गेनिक मैंने आपसे कहा है कि हम सैटरडे संडे को करेंगे। आप लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन किया, मैंने ये बेटा पहले अनाउंस किया था कि जिन बच्चों ने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है और वो नहीं क्लास अटेंड करना चाह रहे, तो वो इस तरह करें कि पेपर 5 मई जून 2023 का वेरिएंट 5-1 सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन अगर आप ओके सर। इसको अटेंड कर लें तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। नहीं नहीं सर, मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अटेंड कर ले तो कुछ नहीं होता बेटा। आप लोगों का इस वीकेंड पे मैंने आपको बताया कि हफ्ता इतवार 2 दिन क्लास होगी, ऑर्गेनिक इसमें इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो इस वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री पॉलीमर रह जाएगा। ठीक है, वो भी एक एक क्लास है। अच्छा, अब बेटा आ जाए जी आगे, क्योंकि बाज बच्चों का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहता है ना भाई, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा देखें, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, हमने आज की क्लास में इसका मतलब समझना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। सिंपल तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि कोई भी मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यूज को मेजर कैसे किया जाता है। आपको मैं डाटा बुकलेट दिखाता हूँ, 1 मिनट, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यूज को कैसे मेजर किया जाता है। वेट अ मिनट, ये आ गई डाटा बुकलेट, ये देखिए जी, स्क्रीन पर देखिएगा। ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ये देखना जी। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल, मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट। यस सर। तो आपको उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो वैल्यूज मिल रही हैं, बाज वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं, बाज वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं, तो हमने ये देखना है कि इस पॉजिटिव वैल्यू को मेजर कैसे किया गया, और इसका मतलब क्या है। जब किसी मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आएगी तो इसका क्या मतलब होगा, अगर किसी मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका क्या मतलब होगा। तो ये हमने बेटा देखना है। अब आ जाए इसकी मेजरमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, बट आप इसको इस तरह समझे कि आपके पास ये है जी, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन, या मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन कह दें, मैग्नीशियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है, और आप बेटा इसमें डिप करते हैं मैग्नीशियम का रॉड, ये मैग्नीशियम मेटल है। पता है बेटा क्या होगा, होगा ये कि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो मैग्नीशियम के एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयोनाइज हो जाएंगे। ये देखो ये रिएक्शन होगा, Mg सॉलिड था, Mg2+ में जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो आपको थोड़ी देर बाद मैग्नीशियम ऐसे नजर आएगा।
कि मैग्नीशियम के एटम ना इस आयोनाइज हो गए जी, और यहाँ पर Mg2+, 2+, बताएं इस रॉड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, ये बताएं इस रॉड पर क्या चार्ज आएगा? हाँ जी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि बेटा देखो अट्रैक्शन। मैग्नीशियम एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, तो Mg2+ तो सोल्यूशन में आ गई, जो ये मेटल के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव आयन आपको नजर आ रहे हैं ना, पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा गेन करने की कोशिश करेंगे, या अट्रैक्शन होगी नहीं होगी, मुझे ये बताएं। मेटल के Yes, ऊपर sir. नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो क्या अट्रैक्शन होगी? यस सर होगी। होगी। और बेटा इस अट्रैक्शन के चक्कर में कुछ मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन्स दोबारा गेन करके सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि अब सारे नहीं, कुछ मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन के जब पास जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करके दोबारा सॉलिडिफाई भी हो जाएंगे भाई, ये काम भी होगा, सारे नहीं कुछ। तो बताएंगे फर्स्ट डायग्राम में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई? मेरा फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ सर, इलेक्ट्रॉन हुआ ना, लॉस ऑफ जी इलेक्ट्रॉन। सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन। तो देखो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का ये मतलब है बेटा कि ये जो मैग्नीशियम है ना, कि एक मैग्नीशियम आयन, अच्छा कुछ तो मैग्नीशियम आयन सॉल्यूशन में है ही, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, मतलब एक मैग्नीशियम आयन अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो एक मैग्नीशियम एटम दोबारा आयोनाइज भी हो रहा है। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं कि अगर जिस रेशो से, जिस रेट से आयन्स सॉलिडिफाई हो रहे हैं, उसी रेट से एटम्स आयोनाइज भी हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि बेटा ये रेट एट विच, इसको अभी कह दें, द रेट एट विच आयन्स आर लिविंग, आयन्स आर लिविंग द सरफेस is exactly equal to the rate at which they are joining it again. मैं भी फिर बताता हूं। देखो बेटा मैंने ये बात कही है, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैंने ये बात कही है बेटा कि फर्स्ट डायग्राम में ये हुआ कि आप जैसे ही मैग्नीशियम रॉड को मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो कुछ मैग्नीशियम के एटम आयोनाइज होंगे, जैसा कि ये नजर आ रहा है नीचे डायग्राम में। फिर मैंने आपको ये कहा कि कुछ देर के बाद ये होगा कि जो आपका मेटल रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन होनी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के दरमियान, तो ये आयन्स अब मेटल के पास अट्रैक्ट होंगे, और इस अरसे में क्या होगा कि कुछ मेटल आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएंगे और कुछ मेटल एटम्स दोबारा आयोनाइज होंगे। और यहां मैंने लिखा है कि द रेट एट विच आयन्स आर लिविंग द सरफेस is exactly equal to the rate at which they are joining it again. but इस टाइम को आप कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। और अब मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, ये देखना जरा, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Mg सॉलिड, ये देखो इसमें दोनों काम हो रहे हैं बेटा। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो तो इसमें रिडक्शन हो रही है,
अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करो तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब भी आप किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये दोनों काम हो रहे होते हैं। मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयोनाइज होता है, और फिर कुछ आयंस सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं और कुछ एटम्स दोबारा आयोनाइज हो रहे होते हैं सेम रेट के साथ। इसको आप बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां तक बेटा जो क्वेश्चन है पहले पूछ लें, फिर मैं आगे चलूंगा। जी बेटा। सर सर ये जो रोड है ये नेगेटिव कैसे हुआ? बेटा ये नेगेटिव इसलिए हुआ कि ये जो आपके मैग्नीशियम के एटम है ये आयोनाइज हुए Mg2+ में, तो Mg2+ अपने इलेक्ट्रॉन किधर छोड़ कर जाएंगे? मेटल के ऊपर छोड़ कर जाएंगे ना भाई, या नहीं? जी सर। देखो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर नहीं निकल सकते, ये बात ध्यान में रखो। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में ट्रेवल नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में मूव करेंगे आयंस। मेटल्स के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन मैग्नीशियम आयन ने लूज किए हैं। तो मैग्नीशियम आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के ऊपर आ जाएंगे। जी बेटा, और पूछे यहां तक डायनामिक इक्विलिब्रियम तक। अगर नहीं पूछना तो कोई बच्चा इसको बेटा जल्दी से समराइज करे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे आया। हरी अप, कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई वो करे बेटा, जल्दी से बताएं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। जल्दी से बताएं बेटा, मैंने आगे भी जाना है। बेटा करे ना कोई बच्चा इसको। सर हारिस जिस आप बता रेट दो से भाई। हारिस, जी 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 बेटा शाबाश, बताएं बताएं। सर जिस रेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयंस है उसे लीव कर रहे हैं रोड रोड को, उसी रेट से इलेक्ट्रॉन्स उसे ज्वाइन दोबारा कर रहे हैं, तो इस जी वजह देख ली से ये बेटा, जो स्टार्ट से बताए ना। इक्विलिब्रियम नहीं 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 एस्टेब्लिश हो। बेटा, स्टार्ट से बताए ना। सबसे पहली डायग्राम क्या बता रही है आपको? पहले सर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है आयंस जो है लूज कर रहा है, उसके बाद रोड ठीक है, के पहली ऊपर डायग्राम ये नेगेटिव बता रही चार्ज है। आता है। ठीक ठीक है, पहली डायग्राम आप कह रही है, ये बता रही है कि जब भी आप किसी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयंस में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मेटल के ऊपर आ जाएंगे। दूसरी डायग्राम में क्या हो रहा है जी बताएं। सर दूसरी डायग्राम में जो जो आयंस लूज हुए थे ना, जो रोड नेगेटिव हुआ है ना, वो दोबारा उसे अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान और वो दोबारा आएंगे और फिर ये सॉलिडिफाई ठीक है, होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या सारे के सारे मैग्नीशियम आयन सॉलिडिफाई होंगे या कुछ आयन No, sir. सॉलिडिफाई होंगे? सर कुछ कुछ होंगे। कुछ आयंस जिनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, जिनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का बेटा ये मतलब है, देखो मैं बड़ी डायग्राम यहां बनाता हूं ताकि वो छोटी डायग्राम थी इतनी क्लियर नहीं हो रही। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का ये मतलब है कि ये बेटा आपका Mg2+, ये Mg2+, ये Mg2+, ये आयंस तो सॉल्यूशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि ये एक Mg2+ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। और एक ही यहां से मैग्नीशियम एटम आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन दोबारा आयोनाइज हो रहा है। तो देखो रेट ऑफ, जो रेट है सॉलिडिफाई होने का और आयोनाइज होने का वो इक्वल है। मतलब एक आयन सॉलिडिफाई हो रहा है और एक सॉलिड एटम आयोनाइज हो रहा है। इसको आप बोलते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? ये हो रही है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, हम जब भी रिडॉक्स इक्विलिब्रिया लिखते हैं, आज के बाद आपने याद रखना है बेटा, इस तरह लिखना है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा आप लेफ्ट साइड पर लिखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड पर। ये आप देख भी लो डाटा बुकलेट के अंदर भी उसके लिखने का स्टाइल, कि जब वो ये रिडॉक्स इक्विलिब्रिया डालता है, ये देख इलेक्ट्रॉन सब में लेफ्ट साइड पर लिखे हुए ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको कम से कम ये बात समझ आ गई कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है, क्यों ये रिवर्सिबल है, ये बात Yes, समझ आई? sir. Equilibrium establish होने की वजह से। जी यस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब बेटा आगे चलते हैं। अब आपको जो कॉपर की डायग्राम है ना वो इस तरह नजर आ रही है बेटा। अब मैं कॉपर की जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूं वो ये है बेटा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा रहा हूं, इससे ये मत समझे कि इस जो भी आज हम पढ़ रहे हैं कोई क्वेश्चन आएगा। आज हम जितना भी पढ़ेंगे सिर्फ आपको स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन वो आपको 2 नंबर की पूछ सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा लाजमी है, उसके बगैर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ ही नहीं आनी। अच्छा देखिए, ये जी आपके पास मैंने कॉपर की ये बनाई है, सॉरी उसकी मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है या मैग्नीशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है। इसके मुकाबले में मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं कॉपर की। अच्छा, ये क्या फर्क आ रहा है आपको दोनों डायग्राम्स में, जरा देख के बताएं। ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट है, दोनों डायग्राम्स में क्या फर्क है? सर कॉपर कम आयंस लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। शाबाश। आप ये देखोगे कि बेटा मैग्नीशियम वाला जो मेटल है ना, उस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है और जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम है। ऐसा क्यों है, रीजन बताओ। हाँ जी बेटा, ऐसा क्यों है? सर कम इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो नेगेटिव चार्ज जी भी बेटा कम बोलो, ऐसा होगा। क्यों है भाई? क्या रीजन बता रहे हैं आप लोग कि क्यों कम कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव? सर बहुत अगर कम कॉपर अगर कॉपर कम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? Sir, क्या ये मैं कह reactive. सकता हूं? यस, यस, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। इसका क्या मतलब है? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। और इसका क्या मतलब है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव। देखो ना बेटा, मेटल्स की रिएक्टिविटी हम किस चीज पे डिपेंड करती है? मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कोई भी मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर कोई मेटल अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको आप क्या कहते हैं? कि वो रिएक्टिव मेटल है भाई। और अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो आप कहते हैं लेस रिएक्टिव है। अब देखो, मैग्नीशियम और कॉपर में आपको फर्क बड़ा सिंपल नजर आ रहा है। मैग्नीशियम के ऊपर, अच्छा दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम तो दोनों में स्टेब्लिश हुआ है बेटा, मैग्नीशियम में भी स्टेब्लिश हुआ है और कॉपर में भी स्टेब्लिश हुआ है। डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों में है, ठीक है। लेकिन आपको डायग्राम से ये समझ आ रही है कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज, कॉपर लेस रिएक्टिव, उसके मेटल के ऊपर लेस नेगेटिव चार्ज है। यहां तक बताएं, क्लियर है बेटा, ताकि मैं आगे चलूं। Yes, sir. अब बेटा हमने ये देखना है कि अगर आप सिर्फ एक को देखो भी, मतलब मैग्नीशियम को देख लो या कॉपर को, सिर्फ चले मैग्नीशियम को देखते हैं। बेटा मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम
जी बेटा, मेरा सिर्फ नेट चला गया था। Yes, sir. अच्छा बेटा, मेरा सिर्फ नेट चला गया था, मैं भी दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं ये पूछ रहा था आपसे, आखिरी बात जो मैंने अभी आपसे की थी वो ये कि भाई ये जो आपको मैग्नीशियम का डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें मैग्नीशियम मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के सॉल्यूशन के अंदर आपको पॉजिटिव आयंस नजर आ रहे हैं। बड़ा इन चार्जेस के दरमियान जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं? बेटा Potential बोले ना। difference. शाबाश। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस चीज को आप लोग नोट कर लें कि इन मैग्नीशियम केस there is a there is a lot of difference between the negativeness of metal and positiveness of solution around it. बेटा ये बताओ कि ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है मैग्नीशियम के केस में, क्या कॉपर के केस में भी डिफरेंस उतना ही है या डिफरेंस थोड़ा कम है? कम है सर। यस, तो मैं लिख देता हूं, इन द कॉपर केस द डिफरेंस इज मच लेस। बेटा ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको मेजर कौन करता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कुड बी रिकॉर्डेड एज अ वोल्टेज। Voltmeter, sir. यस, वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है ना? तो बेटा अब आपको अभी तक जो मैंने सारी कहानी सुनाई है मैं आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत लाजमी है, उसके बगैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने का। फिर ये बेटा कहानी सुन ले सारी, कि मैंने ये कहा था कि मैग्नीशियम मेटल मैंने पहले के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन शो करेगा जो मैंने नीचे लिखा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम आयन वाटर में आ जाएंगे सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं ये दोबारा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, और कुछ मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रॉन दोबारा क्लेम कर लेंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा कि कुछ आयन सॉलिडिफाई हो रहे हैं और कुछ सॉलिड आयोनाइज हो रहे हैं। इसको आप कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये उसकी इक्वेशन आपने लिख दी। फिर मैंने बेटा आपसे कंपैरिजन पूछा किसका? कॉपर का। मैंने कहा कॉपर के केस में क्या होगा, तो आपने देखा कि कॉपर के केस में ये जो डिफरेंस था सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन का और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस का, वो डिफरेंस काफी कम है। और इसकी रीजन आप लोग ये बता रहे हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, और अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, और अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाएगा? आप लोगों ने कहा है वोल्ट मीटर से, है ना? Yes, sir. लेकिन बेटा वोल्ट मीटर, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वोल्ट मीटर से आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर से आप लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे। सर तो क्योंकि वो हम, रिलेटिव होना चाहिए किसी चीज का। क्या होगा बेटा, क्या होगा? शाबाश बोलो। सर वो किसी चीज के रिलेटिव होना चाहिए ना, वो ऐसे तो नहीं, जी वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। अब जरा देखो, मैं इन बच्चों को जरा बताऊं डिटेल से ये बात कि बेटा आप क्यों जो है वोल्ट मीटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। देखो, आपको इतना तो कम से कम आइडिया हो गया है कि जब भी आप कोई मेटल किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हो तो वो मेटल आयोनाइज हो जाता है। जिस तरह के ये यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ गए थे ऐसे, और यहां पर बेटा आपके आयंस आ गए थे।
अब मैं ये चाहता हूं ना, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इन पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस के दरमियान डिफरेंस मेजर करूं, जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं, और उसके लिए मैं वोल्ट मीटर यूज करता हूं। सपोज आपको पता है बेटा कि ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसके साथ भी एक मेटल का प्रोब होता है, वो प्रोब आप इस पे डिप करते हैं। सपोज ये वोल्ट मीटर है, सपोज अगर, Yes. तो जाहिर बात है वोल्ट मीटर के नीचे एक प्रोब होता है जो आप सोल्यूशन में डिप करेंगे, और ये मेटल का होता है। बेटा देखो, आप जब इस वोल्ट मीटर के प्रोब को या इस मेटल को अंदर डिप करोगे ताकि ये आपको डिफरेंस बताए, तो होगा क्या कि ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल जो वोल्ट मीटर के साथ था, ये भी एग्जैक्टली वही काम शुरू कर देगा जो मैग्नीशियम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा। तो एनी प्रोब you put in is going to have the similar sort of equilibrium। जो काम मैग्नीशियम के अराउंड हो रहा है ना, वही काम इस प्रोब के अराउंड भी शुरू हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर तो यहाँ यूजलेस है, उससे तो आप बेटा वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो अब आपको कुछ और काम करना है। इसके लिए मैं बच्चों को एक एनोलॉजी देता हूँ, वो एनोलॉजी आप लोगों को बेटा फिर देता हूँ, सुने। वो एनोलॉजी बहुत अच्छी है, उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, आपको सारा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है ये मेथड यूजलेस है, इसको हम नहीं डायरेक्टली डिप नहीं कर सकते बेटा। अब कैसे फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो इसके लिए एनोलॉजी सुन लें, क्या आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। ये बेटा देखिएगा, ये आपके पास एक पोल है, पोल, और ये बेटा यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, जिसके जो है ना फीट आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये ग्रास है, ग्रास के अंदर इसके पांव है। ठीक है जी। आपके पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है और आप यहां बैठे हुए हैं जी, और आप इस पर्सन की ना हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी कितनी हाइट है। फिर दूसरे केस में देखें, ये एक और मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं इसी तरह की। अच्छा, ये पोल का साइज वही है, या चलें इसी में बना देता हूँ जी, इसी के ऊपर। ये एक और है भाई, ये ए है और ये बी है। बट आपके पास ये ऑप्टिकल डिवाइस है, आप ये दूर बैठे हो, आपको दोनों पर्सन ए और बी के फीट नजर नहीं आ रहे कि वो ग्राउंड में कहां टच हो रहे हैं, क्योंकि वो ग्रास पर खड़े हैं। पोल की हाइट आपको पता है, पोल हाइट इज नोन। तो बेटा अब आप पता है क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे इस पे कि सपोज की जो पर्सन ए है ना, पर्सन ए, ये मैं पहले लिखता हूं हाइट रिलेटिव टू पोस्ट। ये जो पर्सन ए है, ये इस पोल के मुकाबले में 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट ज्यादा है। और जो पर्सन बी है, क्योंकि बेटा आप जो है ना इस पोल को रेफरेंस बनाकर इन ए और बी पर्सन की हाइट फाइंड आउट कर रहे हो, और पर्सन बी के बारे में आप ये कह देते हो कि ये -5 सेंटीमीटर है, या -10 सेंटीमीटर है फ्रॉम पोल। तो बेटा देखो, आपको ये पता चल गया कि पर्सन ए पोल के मुकाबले में 15 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा है, और पर्सन बी की पोल के मुकाबले में 10 सेंटीमीटर हाइट कम है। लेकिन क्या आपको इन दोनों पर्सन की इंडिविजुअल हाइट या एब्सोल्यूट हाइट पता चल गई या नहीं पता चली? एब्सोल्यूट हाइट कि इनकी है कितनी? No, sir. नहीं, रिलेटिव आपको पोल के मुकाबले में पता चल गया कि एक पोल के मुकाबले में कितना ऊंचा है और दूसरा पोल के मुकाबले में कितना छोटा है। तो अब हम भी यही काम करेंगे भाई,
हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते। आपको कोई रिलेटिव, आपको कहीं यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा। जिस तरह इस डायग्राम में पोल को मैंने रेफरेंस लिया, पोल आपका क्या था भाई इस डायग्राम में? रेफरेंस था। तो इसी तरह बेटा अब मैं इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड लूंगा। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, आज उसकी डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ नाम बता देता हूं। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैं यहां यूज करूंगा बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बिल्कुल वैसे ही समझे जिस तरह ये पोल है। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 0। 0. इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। पीडी लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 है। अब आप पता है क्या करोगे, सुनो। अब आप ये करोगे कि इन दोनों मेटल्स को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दोगे। अब ये वोल्ट मीटर के ऊपर, अच्छा वोल्ट मीटर में आपको पता है कि वोल्ट मीटर के अंदर बेटा हाई रेजिस्टेंस होती है, पता है आपको ये बात Yes, या नहीं sir. पता? Yes, sir. क्यों लगी होती है भाई वो हाई रेजिस्टेंस क्यों लगी होती है इसमें? The shocks. ताकि करंट वो बताया White. मतलब इसलिए लगी High होती amount of है current कि runs. भाई अगर हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर ना हो तो फिर तो ये होगा, देखो High फिर तो ये current होगा is कि passed. इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है ना, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर देना है, जहां कम है उस साइड पर। तो भाई हमने तो इलेक्ट्रॉन को रोक कर रखना है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट होगा। इसलिए आप यूज करेंगे हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। ये हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी रीडिंग आएगी ना बेटा, वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी रीडिंग आएगी वो आपको डिफरेंस बता रहा होगा, दोनों मेटल्स का पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, दोनों मेटल्स का डिफरेंस बता रहा होगा। तो मैंने आपको कहा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है उसका तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा? फिर Mg. मैग्नीशियम का। तो बेटा सुनो फिर ये बात कि मैंने आपको ये कहा कि आप इस मैग्नीशियम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप इसमें कोई वोल्ट मीटर डायरेक्ट नहीं डालोगे, क्योंकि वोल्ट मीटर का मेटल जैसे ही डिप होगा मेटल के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो इसलिए आप क्या करते हो, मैंने आपको फिर ये एनोलॉजी दी कि जिस तरह इस केस में क्योंकि आपको दोनों पर्सन्स के फीट नजर नहीं आ रहे थे तो आपने पोल को रेफरेंस मान लिया और ए और बी दोनों की हाइट बताई विद रिस्पेक्ट टू पोल। इसी तरीके से यहां पर ये होगा कि आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना था, जो कि मैंने कौन सा लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कैसा होता है, इसकी डायग्राम क्या है, ये कल की क्लास में होगा। लेकिन ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने एज्यूम किया हुआ है 0 होता है। तो आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के साथ कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर बीच में लगाओगे, तो आपके पास जो भी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की वो असल में मैग्नीशियम की होगी। तो आपने पता है Potential. क्या किया, कितनी मतलब आप लोगों ने ये किया फिर कि हर मेटल की इस तरह आपने वोल्टेज निकाली है, हर मेटल की आपने वोल्टेज निकाली किसके किसके हेल्प से? Sir, electrode same. Standard hydrogen electrode. यस, ये देखो भाई, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0.00। आपने इसको रेफरेंस माना और ये आपको जितनी वैल्यूज नजर आ रही है ना, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, बेरियम की, ब्रोमीन की, कैल्शियम की, क्लोरीन की, 1 बाय 1 आपने हर मेटल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया
और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आपने मेजर किया। तो अब बेटा हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अब मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। तो सुने डेफिनेशन क्या है जी इसकी। तो ये सारी कहानी जो मैंने सुनाई है ना, ये सिर्फ आपको बेटा डेफिनेशन समझाने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ नहीं आएगी तो आगे जाने का फायदा ही नहीं है। तो डिफाइन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छा, द वोल्टेज डेवलप, ये डेफिनेशन है जी, वोल्टेज या ईएमएफ, द वोल्टेज डेवलप व्हेन a half cell is connected with standard hydrogen electrode under the standard condition। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है जरा ये देख लें। अभी डायग्राम बेटा दोबारा बनाऊंगा। अगर कोई गैस यूज हो रही है, गैसेस आर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm या 1 bar, the temperature is 298 Kelvin। सर ये 1 बार ऑल क्या होता आई, है? बेटा प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट, एटीएम भी और बार भी। 1 atm इज इक्वल टू 1 बार। 100 किलो पास्कल्स, अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं 100 किलो पास्कल्स। ऑल आइंस प्रेजेंट, all ions present at a concentration of 1 mole per cubic decimeter। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई। आपने जो वोल्टेज फाइंड आउट किया ना सब मेटल्स के या नॉन मेटल्स के भी, वो इन कंडीशंस के ऊपर किए हैं कि अगर कोई गैस यूज हो रही होगी उसका प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन, और जितने भी आयंस होंगे सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। डायग्राम जरा फिर समझ लें ताकि आपको डेफिनेशन समझना आसान हो। देखें डायग्राम बेटा मैं जरा एक बार दोबारा बनाता हूं ताकि आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अभी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बना रहा हूं लेकिन डायग्राम लेबल नहीं कर रहा। डायग्राम आपको अलग से समझाऊंगा, इसके लिए आपको डिटेल से। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप सिर्फ डायग्राम बना लो, बताऊंगा कल बेटा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा अभी मैं बाकी चीजें आपको इसकी डायग्राम की नहीं समझा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं। देखो ये था बेटा एक हाफ सेल, ये एक बीकर जो एक इलेक्ट्रोड है वो एक हाफ सेल। जब मैंने बेटा इस हाफ सेल को कनेक्ट किया किसके साथ, ये जो साथ वाला है ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब बेटा मैंने इस मैग्नीशियम वाले हाफ सेल को कनेक्ट किया रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वोल्टेज डेवलप हुई। तो देखो डेफिनेशन, द वोल्टेज डेवलप व्हेन अ हाफ सेल, हाफ सेल से क्या मुराद है भाई यहां पर? हाँ बेटा हाफ सेल से क्या मुराद है कि जो एक बीकर है ये एक हाफ सेल है, जो Yes, दूसरा sir. बीकर है वो दूसरा हाफ सेल है।
एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन हो रही होती है। ये कल की बात है, कल इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन समझ लो फिर। द वोल्टेज डेवलप व्हेन अ हाफ सेल, मतलब ये मैग्नीशियम वाला, इसको मैंने कनेक्ट किया विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन लिखना मस्ट है बेटा। तो आप सिर्फ अभी ये देख लो कि ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये बेटा आपको उसमें वैल्यूज नजर आ रही है। अब कल की क्लास में ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनका क्या मतलब है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनका क्या मतलब है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये आपको समझ आ गई है बेटा बात कि ये वैल्यूज मेजर कैसे किए हैं, ये कैसे मेजर किए हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बोलो भाई। इलेक्ट्रोड से। जी So, बेटा, अब मैं आपको जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ एक दफा। और ये मत समझे आज वाला जो टॉपिक था ना बेटा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था। मैक्सिमम जो आपसे एग्जाम में चीज पूछेगा वो डेफिनेशन पूछेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो मैंने लिख दी है। लेकिन फिर सुन लेंगे कहानी सारी। कहानी बेटा ये है कि आपने एक मेटल लिया, उसको वाटर में डाला या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रिएक्टिव होगा तो रेडिली कर देगा, लेस रिएक्टिव होगा तो लेस रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा बेटा, उस मेटल और सोल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है उसके दरमियान एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। मतलब कुछ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और कुछ मेटल एटम इलेक्ट्रोड से वापस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे एट द सेम रेट। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ये उसकी इक्वेशन है। ये जो मैग्नीशियम आयन है ना, ये सोल्यूशन में है। ये जो मैग्नीशियम एटम है ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड डिसॉल्व भी हो रहा है और एट द सेम टाइम सॉलिडिफाई भी हो रहा है। फिर क्या होगा बेटा, फिर मैंने ये कहा कि ये देखें, ये आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का बता दिया कि एक आयन अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो एक सॉलिड एटम आयोनाइज भी हो रहा है। फिर आपको कंपैरिजन करके बताया कि मैग्नीशियम और कॉपर की अगर आप डायग्राम देखें तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। कैसे पता चलेगा, मैग्नीशियम में जो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं वो ज्यादा है और सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं। तो इसमें जो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन मैग्नीशियम केस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिवनेस ऑफ द मेटल एंड पॉजिटिवनेस ऑफ द सोल्यूशन। और कॉपर केस में ये डिफरेंस बहुत कम है, तो कॉपर में पोटेंशियल डिफरेंस कम, मैग्नीशियम में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपको मैंने कहा कि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खूबी ये है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो जीरो होता है। इसलिए जब भी आप किसी मेटल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी रीडिंग आती है वो मेटल की आ रही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो इस बेस पर आपने तमाम मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया, उसको किसके साथ कनेक्ट करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके। तो आखिर में डेफिनेशन मैंने ये बताई कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डेवलप, द वोल्टेज डेवलप, जब आप हाफ सेल को, मतलब जो आपका मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये सब हाफ सेल है, इसको आप कनेक्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है और इस पॉजिटिव वैल्यूज का क्या मतलब है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा।